निकाल रहे थे ऑल थिंग्स। तो उस समय हमें पता लोहिया चला जी कि सर के आंदोलन का वो हमारा इलाका है और हमारे प्रेसिडेंट होते थे एक ज़माने में। तो उनके उत्तर भारत में संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। आप इस बात को समझिए ताल से कि निकाल करके रांची के अस्पताल में डाल स्वास्थ्य सेवा दे सकता है, ये सब लोग जानते हैं। जब हम आपके बारे में सारी कुछ जान रहे थे, निकाल रहे थे ऑल थिंग्स, तो उस समय हमें पता चला कि सर आप प्रोफेसर हैं। तो थोड़ा सा आप अपने जीवन के बारे में बताइए सर हमें। मैं पीजी जूलॉजी से पास किया, ZOO, जिसमें प्राणी के जीवन वृत्त की पढ़ाई होती है। और छात्र जीवन प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में हुए, सेकेंडरी एजुकेशन मेरे गांव के शहर मधेपुरा में हुआ, और उसके बाद फिर पटना का एजुकेशन हुआ। दिल्ली भी पढ़े। इस ढंग से पढ़ते पढ़ते फिर कॉलेज में टीचर हुए। तो मेरा कौन से कॉलेज में प्रोफेसर थे सर? मगध यूनिवर्सिटी में है, RSY कॉलेज में, अभी भी वहीं हैं। तो अभी भी क्लास लेते हैं सर? नहीं, अभी तो क्लास नहीं लेते ना, अभी तो हम लोग लियन पर होते हैं, छुट्टी में रहते हैं। और ये प्रिविलेज कॉलेज एजुकेशन के लोगों को है, तो उसी का ये परिणति है कि मान लीजिए हम असेंबली ड्यूटी करते हैं और कॉलेज में शिक्षक हैं। असेंबली से जनता खारिज कर देगी तो फिर कॉलेज में जाके पढ़ाना है। बचपन का एजुकेशन कैसा रहा सर? जो चाइल्ड जो प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में हुआ और माता पिता के सानिध्य में हुआ, हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। एजुकेशन ही नहीं हुए, एक संस्कार मिला। जो पृष्ठभूमि है लोहिया जी के आंदोलन का, वो हमारा इलाका है। और हमारे मधेपुरा में सौभाग्य से बड़े आंदोलनकारी नेता, स्वातंत्रवीर, कट्टर समाजवादी भूपेंद्र नारायण मंडल जी, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होते थे एक ज़माने में, तो उनके द्वारा सींचा गया वो इलाका है। उनके द्वारा संस्कार पल्लवित पुष्पित हुआ है और उनके संस्कार का असर हम लोगों के पूरे परिवार पर था और इलाके के बहुतेरे लोगों के परिवार पर है। और वो इलाका तो आपको पता है, लोहिया जी को इस देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा समर्थन मिला तो बिहार में, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा समर्थन मिला तो कोसी के उस मधेपुरा क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में मिला। तो उस संस्कार से हम लोग पल्लवित पुष्पित हुए। तो सोशलिस्ट एक पृष्ठभूमि है समाजवाद, सोशल जस्टिस और समाजवाद का। और मैं ये महसूस करता हूँ कि संपूर्ण उत्तर भारत में, एक तरह से कह लें तो भारत भर में, लेकिन अगर छोटा कहीं नुक्ताचीनी कोई करे तो उत्तर भारत में एक समाजवाद और सामाजिक न्याय को समर्पित अगर कोई व्यक्तित्व है इस देश में तो वो आदरणीय लालू प्रसाद जी है। 100 तकलीफ झेल रहे हैं मगर वो आदमी टूटने के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। इतनी यातना, इतनी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। आप इस बात को समझिए कि दिल्ली से वापस बुलाया गया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को। अगर वो स्वस्थ थे तो जेल में होना चाहिए। दिल्ली के अस्पताल से निकाल करके रांची के अस्पताल में डाल दिया गया। तो जब इलाज ही होना था तो दिल्ली के अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकता है, ये सब लोग जानते हैं। एम्स में कहीं भी राज्यों के अस्पताल से ज़्यादा अच्छे फैकल्टीज़ हैं। तो फिर क्या कारण है? अगर वो स्वस्थ थे तो जेल में होना चाहिए। इसका मतलब है कि लालू यादव को मानसिक शारीरिक यातना देने के प्रपंच से ही रांची के जेल में अस्पताल में रखा गया और रांची के अस्पताल में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाया तो पुनः दिल्ली ले जाया गया। एक बीमार आदमी और जो क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से 74 आंदोलन की पृष्ठभूमि से आए, जो पटना विश्वविद्यालय जैसे मानित विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक पार्लियामेंटेरियन रहे और 74 आंदोलन के बिहार के सबसे प्रमुख अगर कोई एक्टिविस्ट थे
जेपी साहब जिनको सबसे ज़्यादा मानते थे, उनका नाम लालू प्रसाद जी है। और लंबे समय तक बिहार के राज सत्ता पर कायम रहे। और ऐसे व्यक्ति के साथ जिस ढंग से घिनौनी हरकत की जा रही है, तो ये तो माना जाएगा कि यहाँ गरीबों के पक्ष में बोलने वाले, अछूतों वंचितों के पक्ष में बोलने वाले का हाल वही होगा जो कभी अंबेडकर साहब का हुआ, कुमार जी कहते हैं जो कभी अंबेडकर साहब का हुआ, कभी डॉक्टर लोहिया का हुआ, कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी लोगों ने उसी ढंग से एक तरह से मानसिक यातना, पीड़ा और कई ढंग के प्रपंच उनको झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री रहते हुए भी गाली सुननी पड़ती थी। महात्मा फुले को लोगों ने गाली दिया, महात्मा पेरियार साहब को भी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। तो जो बहुजनों के जो पैरोकार होंगे, 85% आवाम के जो पैरोकार होंगे, जो प्रगतिशील विचार रखेंगे, तो ये यथास्थितिवादी रूढ़िवादी जो तत्व है, नाथूराम गोडसे के वंशज, बापू के हत्यारों के जो संतान हैं, इन लोगों को भाई नागवार गुजरता है। और हमारे जो वंचित समाज हैं, दुर्भाग्य है, एजुकेशन का भी अभाव है, जागृति का भी अभाव है। तो हमारे जो पैरोकार रहे हैं, हमारे जो प्रमुख नेतृत्व के लोग रहे हैं, उनको इसी ढंग से यातना दे करके लोग मुख्य धारा से अलग किया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यदि हम उनके बारे में पूछते हैं या उनके बारे में स्वस्थ हैं, ये सब जानकारी लेते हैं, तो उल्टा आरोप लगाया जाता है। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं? तो नीतीश कुमार जी के बारे में इतना कह सकता हूँ कि पता नहीं, मैं ये समझता हूँ कि किसी खौफ में जी रहे हैं नीतीश जी, किसी खौफ में जी रहे हैं। पता नहीं कौन सा अदृश्य खौफ है, मनवादियों के साजिश का भय है, या बापू के हत्यारों के वंशजों के द्वारा जो सत्ता प्रतिष्ठान पर कब्जा किया गया है। कारण जो हो, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार का जो 15 साल प्लस में जा रहे हैं, वो भी खौफ में जी रहे हैं और एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। तो वो अगर किसी ढंग का आरोप लगाते हैं कि हम हालचाल भी पूछते हैं, तो हमारे ऊपर शक किया जाता है। क्यों शक करेंगे? आपकी पृष्ठभूमि अगर वैसी रहेगी तो लोग, प्रतिक्रिया तो किसी ने नहीं व्यक्त किया है, हालचाल पूछना तो कोई गुनाह नहीं है। और अब हाँ, कभी एक टिप्पणी आई थी इस ढंग का जो आप कह रहे हैं, तो हमको लगता है उसमें सच्चाई नहीं है, और शायद मुख्यमंत्री जी के उस बात में दम नहीं है। क्यों हालचाल पूछने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। और हमारे तो पार्टी के जो हमारे युवा नेतृत्व हैं, युवा आदर्श बहुजनों के भविष्य तेजस्वी जी, तो हमको नहीं लगता है कोई इस तरह की टिप्पणी किए हैं, तरह का जो मैसेज आपके चैनल में आया हो या प्रिंट मीडिया में आया हो। हाँ, एक चर्चा जरूर होती है कि साहब ठीक है, आप हालचाल पूछिए, मगर हालचाल पूछने के पीछे आपकी मंशा सही होनी चाहिए। सब आदमी आशा करेगा ऐसा। जब हम एकदम तकलीफ में होते हैं तो हालचाल नहीं पूछते हैं, जब आप में घबराहट होती है तब आप हालचाल जानना चाहते हैं, आपके ऊपर दबाव बनता है तो हालचाल जानना चाहते हैं। तो इस ढंग का चर्चा कभी कभी समाज में तो होता है, कुछ सच्चाई भी है उसमें।